हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे मई फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, हम लोग करंट अफेयर्स को 3 से 4 अलग तरीकों से करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डेली जो पीडीएफ है वो हमारी SSS ऐप और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों का एक वीकली टेस्ट होता है जिसमें इसी पीडीएफ के क्वेश्चंस को हम लोग कन्वर्ट करके एक सिंगल टेस्ट बना देते हैं। उसके बाद ये जो तीसरी लेक्चर आप लोगों को मिलता है जिसमें आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट जो 4th स्टेप होता है उसमें हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसमें 5 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए देते हैं। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आप ये चारों स्टेप्स अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को करंट अफेयर्स कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बता दूं, हमारा जो जेकेएस की प्रीलिम्स का टेस्ट शेड्यूल चल रहा है उसमें 3 टेस्ट आप लोगों को मिल चुके हैं। इस संडे आप लोगों का सीसैट का टेस्ट होगा। प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर ये टेस्ट अटेम्प्ट करें और कोशिश करें इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने की। साथ ही साथ जो आपकी जेके एसएसबी की नीव की क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, आप लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग जेके एसएसबी के एग्जाम्स देना चाहें। जल्दी ही हम लोग जेके बैंक को लेकर भी एक आप लोगों के लिए क्लासेस या बैंकिंग एग्जाम्स की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ यही रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी या इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC नई दिल्ली में। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने किया है ये? तो ये किया गया है NAFD के द्वारा। अब NAFD की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पे ये एक जॉइंट, अगर मैं बात करूं, एक कोलैबोरेटेड यहाँ पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, कंपनी इंस्टीट्यूट शुरू करी है जिसका नाम है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर, जो न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री इस समय बहुत काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो 2023 है इसको हम लोग किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। IVM 2023 जो है ये ऑब्जर्व किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी। तो यहां पे आप लोगों को इसको याद रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था, किस कंट्री ने ये रखा था? तो ये इंडिया ने ही प्रपोज किया था। टोटल अभी अगर बात करूं तो 72 कंट्रीज इसको ऑब्जर्व कर रही है या मना रही है या इसको कर रही है। तो यहां पे याद रखना ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मिलेट्स को लेकर आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेगी जिसमें अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है। तो यहां पे इसीलिए ये चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है मिलेट्स के रिलेटेड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। NAFED की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे इसका हेडक्वार्टर आपका जो है ये भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा है INIOCHOS, जिसे INIOCHOS 23 मल्टी नेशनल ये एयर एक्सरसाइज थी जिसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था? तो देखो यहाँ पे 2 तरीके से आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी? ये की गई थी ग्रीस के द्वारा, मल्टीनेशनल थी। इंडिया की तरफ से किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट गए थे उनके नाम याद रखना, एक था Su-30 MKI और दूसरा था आपका C-17 एयरक्राफ्ट। तो यहां से इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए तो इन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट करा था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। तो किस एयरफोर्स ने होस्ट किया था या किस कंट्री ने होस्ट किया था? वो किया गया था ग्रीस के द्वारा। ठीक है, ग्रीस की एयरफोर्स का नाम क्या है? तो ग्रीस की एयरफोर्स का नाम है हेलेनिक एयरफोर्स। तो ये नाम भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एयरफोर्स है ये किस कंट्री से है, ये किस कंट्री की एयरफोर्स के यहाँ पे है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, टोटल अगर मैं बात करूं तो 10 थे, जिसमें आपका USA, स्पेन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इटली, इंडिया भी था इसमें। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये 10 के नाम नहीं पूछे जाएंगे, बट 3 फेजेस में एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था। अप्रैल में शुरू हुई थी, जिसका ये सेकेंड फेज आप मान लीजिए अभी जो है आपका चल रहा है। थर्ड फेज आपका जो होगा वो फोर्स डिप्लॉयमेंट का होगा, वो बाद में होगा। तो इसका नाम याद रखना। ग्रीस की बात करूं तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की कैपिटल है आपकी एथेंस और करेंसी क्या है? वो है यूरो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली रिलीज करी है एक रिपोर्ट विद द की फाइंडिंग दैट अराउंड 90%, यानी कि हर 10 में से 9 जो लड़कियां हैं, यंग वुमेन है एज 15 to 24 इन लो इनकम कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू द इंटरनेट। ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है। किसके द्वारा की गई है, तो इसको आप लोग अगर ऑप्शंस के थ्रू गेस भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। तो 9 out of 10 जो लड़कियां हैं, या जिसको हम यंग वुमेन कह सकते हैं, 15 से 24 साल के, ये इन कंट्रीज में जो है इनके पास एक्सेस तक नहीं है। ये कंप्लीटली ऑफलाइन है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर मेन का डेटा पूछा जाए तो वो 78% है, लेकिन ज्यादा शॉकिंग जो है वो वुमेन का है। तो आपको ये दोनों नंबर्स को भी याद रख लेना है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, आपको ये भी याद रखना है, ये यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। देखो ये जो छोटी छोटी स्टैटिक जीके की जो चीजें बताता हूँ ना, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर का नाम मैं आपको बता दूं वो है CM रसेल, ठीक है, कैथरीन एम रसेल इनका नाम है। तो ये कई बार क्या होता है, कई बार ना स्टैटिक जीके की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो न्यूज में रहती हैं। तो इसीलिए मैं साथ साथ में आपको चीजें बताते चलूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, यानी कि LIC, और इसके पहले CEO जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। अपॉइंट चेयरपर्सन जो थे इनको हटा दिया गया। अब ये जो है ये अपने आप में ही अपने पहले CEO होंगे, पहले चेयरमैन होते थे, अब नहीं होंगे। इनको चेयरपर्सन आप लोग कह सकते हैं, CEO पहले मान लीजिए। ये पहले ACC के द्वारा इन्होंने अपॉइंट किया, यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट्स ने। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स भी है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ LIC की अगर मैं बात करूं तो LIC कब बनी थी, LIC बनी थी 1956 में। इससे ठीक थोड़े टाइम पहले ही आपका SBI बना था। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थे, उसको सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। वैसे ही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके LIC बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और SBI का भी आपका मुंबई में ही है। लेकिन LIC के याद रखिएगा कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती जो हैं वो बने हैं इस समय LIC के पहले CEO। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पहली बार CEO की पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिफ्लेक्शंस एक बुक जो है वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हमारी है निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिलीज करा है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है नारायण वागुल जी के द्वारा। इन्होंने इस बुक को लिखा है, इसका नाम है रिफ्लेक्शंस। अब इस बुक में क्या होगा, एक ओवरव्यू अगर मैं आपको बता दूं, जो वागुल जी का एक्सपीरियंस रहा है काफी डेकेड्स का फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया का, उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। जो वागुल जी आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2010 में। लेकिन जो आपके एग्जाम्स है यहाँ पे एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जितने भी आपके देखो जो बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस होते हैं, या फिर जब आपका LIC इंश्योरेंस, अगर आपका इंश्योरेंस सेक्टर के मेंस हैं, तो इसमें एग्जाम से 6 महीने पहले की अपॉइंटमेंट और आपको जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए अगर आपका कोई मेंस अगस्त में है या सितंबर में है, आपको ये सब चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में एज इट इज ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका अब JK बैंक के द्वारा जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी रिक्रूटमेंट की जाती है, वो कहा जा रहा है कि शायद से आएगी, तो उसमें आप लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है वो मनाया गया है, एक वीक ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये आमतौर पे आपको ये डेट नहीं पूछी जाती, आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा वीक जो है वो मनाया जाता है। ये लास्ट वीक जो अप्रैल का होता है, ऑब्वियस है कि 24 से शुरू होता है 30 तक, बट लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आप लोग मान सकते हैं, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है इस तरीके से। अब यहां पे पूछा गया है इसकी थीम क्या थी, तो देखो इस बार इसकी थीम जो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपने देखा था कोविड के बाद बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने आई, और इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में जो है पूछना शुरू ज्यादा हुए हैं। तो इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम थी द बिग कैचअप। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है ऑब्जर्व किया गया जाता है पूरे ग्लोब में, किस डेट को, ठीक है। वर्ल्ड वेटरनरी डे की अगर मैं बात करूं, इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, एक तो आपको डे पता होना चाहिए, दूसरा आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम्स आजकल ज्यादा पूछी जाती है एज कंपेयर टू डेज। तो
डे है ये 29 अप्रैल के दिन, और थीम क्या है? थीम है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन। तो इस जो चीजों को आप लोगों को थीम के साथ अब आपको इंपॉर्टेंट डेज दोनों याद रखने हैं। पहले एक टाइम अलग था जब आपसे सिर्फ डेज पूछे जाते थे और वो भी गिने चुने पूछे जाते थे। आजकल एग्जाम में कोई भी दिन उठा के पूछा चले जाता है, तो यहां पे इसको याद रखना। 29 अप्रैल के दिन इसको मनाया जाता है। इस साल 29 अप्रैल के दिन मनाया गया है। आमतौर पर ये भी जो है ये लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है अप्रैल के। अब पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले देखो, पहले क्या था? पहले के ट्रेंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे इंपॉर्टेंट डेज की किस डेट को है। अब क्या है? अब जैसे यहां पे ये आपको मैंने बताया कि अप्रैल का लास्ट सैटरडे जो है, और इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसने रिसेंटली जीता है मेन सिंगल टाइटल एट द 2023 रोमा गार्डन ओपन, जो कि रोम में हुआ था, इटली में? बहुत ही ज्यादा नाम और इवेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खराब चीज पता है यहां पे क्या लगी थी? जो हमारे प्रिंट मीडिया है वहां पे ये जो न्यूज थी ये छोटे से एक कॉलम में लिखी गई थी, और बाकी आईपीएल का अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे पेजेस जो थे वो आईपीएल से भरे हुए थे, स्पोर्ट्स सेक्शन के खास तौर पे। तो ये चीज कई बार खराब लगती है, क्योंकि क्रिकेट ठीक है इंडिया में बहुत फेमस है, बट बाकी स्पोर्ट्स को भी आप लोग चीजों को, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। एटीपी चैलेंज टूर जो 2023 का था, मैन सिंगल टाइटल जो जीता है सुमित नागाल ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं, एग्जामिनर स्किप नहीं करेगा, वो इसको पूछेगा जरूर। आपको याद रखना है कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने कौन सा एटीपी टूर ये जो जीता है मैन सिंगल, ये कहां पे हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। एटीपी की फुल फॉर्म भी एक बार पेपर में पूछी गई थी, क्या होती है? तो ये है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल चैलेंजर टूर होता है ये। 2023 का जो रोम इटली में है, वहां पे मेन सिंगल टाइटल जीता है सुमित नागाल ने। नाम याद रखना, दोनों का मिलता जुलता है, तो आपको एक आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, वापस से बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखो ये बुक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 75 साल, आपको मैंने पहले भी बोला है, ये जब तक आपका 75 ईयर्स को 76 ईयर्स नहीं हो जाते, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आजादी के अमृत महोत्सव आप लोगों ने भी सुना होगा, तो 75 साल हुए थे। ये मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। अमिताभ कांत जो है ये काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर है, अब तो चलो रिटायर हो चुके हैं। ये सीईओ भी रह चुके हैं। किसके? ये किसके थे? ये थे नीति आयोग के। ये सीईओ रह चुके, अभी नहीं है। आपका होमवर्क लिख लीजिए, आप मेरे को बताना कि इस समय नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये आपका होमवर्क है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें इन्होंने सारी चीजें जो भी इनके टेन्योर में हुआ है कि किस तरीके से जो हम लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव किया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, और काफी सारे यूके को भी पीछे किया। तो ये सब चीजें जो है ये इसमें मेंशन की गई हैं। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप लोग ये किताबें भी जरूर पढ़ा करो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे। वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है 2 मई के दिन, यानी कि यहां पे भी एक ट्विस्ट है, ये मनाया जाता है 1st ट्यूसडे के दिन। ठीक है, 1st ट्यूसडे ऑफ मई मंथ। ठीक है, ये जो पहला ट्यूसडे होता है मई महीने का, उस दिन मनाया जाता है। अब यही चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ स्टेट्स के पेपर देखे हैं, वहां पे ये चीज स्पेसिफिकली जो है पूछना शुरू हुआ है। ट्रेंड ऐसा सेट हो जाता है कि एक स्टेट अगर ऐसा करती है, 2 स्टेट 3 स्टेट करती है, तो बहुत सारी जगहों पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नेशनल लेवल पे भी क्वेश्चन चले जाता है। और हो सकता है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है जेकेएस या वो, उनमें भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एस्थमा फॉर ऑल, एस्थमा केयर फॉर ऑल, ये थीम बनाई गई थी, इसको याद रखना। ये आपसे पूछा जा सकता है ये कौन ऑब्जर्व करता है। ये हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूरा बना के डाल देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप लोग हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं @SSS क्लासेस। 20-21 हजार लोगों ने फॉलो किया है। आप लोगों को इस तरीके की न्यूज वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। ये ऑब्जर्व करते हैं GINA, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, तो ये जो है ये इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप याद रखना, ये भी आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जिसने रिसेंटली लॉन्च करी है एक स्कीम जिसका नाम है विवाद से विश्वास वन, रिलीफ टू एमएसएमई फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर कोविड-19 पीरियड। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखो ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना। यूनियन जो हमारा बजट आया था उसकी लाइंस में भी ये अनाउंसमेंट की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो इस समय हमारी मिनिस्टर है फाइनेंस की। तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि ये जो स्कीम है ये अप्रैल 2027 जो है वहां से शुरू हो जाएगी और सबमिशन डेट जो होगी वो 30 जून तक होगी। तो की पॉइंट्स आपको बस ये याद रखना है कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया है, विवाद से विश्वास वन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग to release the best practices in social sector a compendium 2023। देखो नीति आयोग ने रिलीज करी है अभी हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, किसके साथ मिलके? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, जितना यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पेपर में पूछा गया है उतना आज तक कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक चीज का नहीं पूछा गया हेडक्वार्टर, खासतौर पे स्टैटिक जीके की फॉर्म में। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है कहां पे? तो ये है इनका न्यूयॉर्क में है। यूएनईपी की अगर मैं बात करूं, यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है ये बहुत बार इनफैक्ट आपके जेकेपी एसआई में भी पूछा गया है, आप लोगों का जो जूनियर असिस्टेंट था उसमें भी पूछा गया है। ये कहां पे है? तो ये है नायरोबी यानी कि केनिया में। ये बहुत बार पेपर में आया है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ मिलके अभी एक जो है कोलैबोरेट करा है ताकि ये रिलीज करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर। ये एक लिस्ट प्रॉपर निकाली जाएगी, तो यहां पे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 75 केस स्टडीज होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि पेपर में अगर कोई चीज याद नहीं होगी और करंट के रिलेटेड आएगा कि कौन सा वहां एडिशन था या किस तरीके से आप गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 75 केस स्टडीज होंगी जो कि हाईलाइट करेगी थीम क्या है, अचीवमेंट एट द रेट 75, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे पूरी एक लिस्ट जो है वो आपके सामने आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जितने भी अब इंडेक्स आ रहे हैं आपके लिए दो काम है। आपको एक तो अभी वाले याद रखने हैं, एक जो इससे पहले साल आए थे वो दोनों आपको पता होने चाहिए। अभी 21st एडिशन आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, WPFI जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसमें क्या कहा गया है, जो इंडिया का रैंक है वो क्या रहा है और कौन सी कंट्री ऐसी है जो पहले नंबर पे रही है लगातार 7वें साल। तो देखो इंडिया का रैंक जो है वो पिछली बार से नीचे गिरा है। पिछली बार था 150, इस बार ये गिर के हो गया है 161। ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ये अच्छी न्यूज नहीं है। बीच में बहुत सारे अब यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज को रिपोर्ट्स को नकारते भी हैं, बट अभी ग्राउंड रियलिटी पे अगर पेपर में पूछा जाएगा तो 161 इसका आंसर है, जो कि खराब रैंकिंग है बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरी चीज किसके द्वारा इसको टॉप किया गया है? तो देखो लगातार ये टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे ने लगातार 7th टाइम किया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये इतने टॉप पे कैसे आते हैं? देखो ये छोटी छोटी कंट्रीज है, आपकी जम्मू कश्मीर इनसे बड़ी है, तो इतना आप लोग यहाँ पे नहीं सोचे। बट ओवरऑल बात करूं इंडिया की, तो ये रैंकिंग जो है 161st, ये थोड़ी सी खराब है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन है जो रिसेंटली फॉर्मूला 1 F1 रेस जो हुई है अजरबैजान ग्रां प्री टाइटल जीता है बाकू में? तो देखो ये जीता गया है सेरिगो पेरिस के द्वारा। सेरिगो पेरिस किसके ड्राइवर हैं? तो ये रेड बुल के हैं। जब भी F1 रेसिंग की बात होगी, F1 रेसिंग में आपको एक नाम जो है वो याद रखना है हमेशा, वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है ये बहुत ही बड़े नाम है। इन्होंने 100 से ज्यादा ग्रां प्री जीते हैं और माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि किसके ड्राइवर है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, तो रेड बुल के ही एक और फेमस ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, इनका नाम भी याद रखिएगा। बट अजरबैजान किसने जीता है? वो जीता है सेरिगो पेरिस ने। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन बीइंग राइट्स। तो यहाँ पे ये डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई के दिन। 30वीं एनिवर्सरी थी इसकी, 30 साल से ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको थीम के साथ साथ इसको भी याद रखना है। कौन करता है इसको ऑब्जर्व? यूनेस्को करता है, इसको भी याद रख लेना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो कि रिलीज किया गया है इसी महीने में, मई 2023 में, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने टॉप करा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स को, रैंकिंग को विद एन IMII स्कोर 33.4। देखो स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि किसने किया है। वो किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका जो है ये सबसे इनोवेटिव स्टेट जो है ये बन चुकी है इंडिया की। अगर हम सर्वे की बात करें तो ये सर्वे कौन सा है? 2021-22 का है, ठीक है। ये डेट भी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि ये पिछले साल का पूछा गया है। मतलब है डेटा वही है, बट आया अभी इसी टाइम पे है। तो कर्नाटका जो है ये क्या बनी है? ये टॉप करी है इसने इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स को। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में मई महीने में ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक टारगेट सेट किया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर 2023 टू 2024। देखो फार्मर की इनकम डबल करने का तो जो हमारी लास्ट डेट है वो तो हो चुकी है, लेकिन इस पे पहले बात करूं तो कितने मिलियन टन की बात की गई है फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, तो ये है 332। ये आपको डेटा याद रखना है। ये डेटा बहुत बार एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? ये किया गया एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा। होमवर्क लिख लीजिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इस समय करंट मिनिस्टर कौन है जो इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। यह आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने रिलीज करा है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ के कितने % हो चुकी है। और आपको ये जो न्यूज है ये शॉकिंग लगेगी भी नहीं, क्योंकि हालत हम लोग देख रहे हैं कितनी बढ़ चुकी है। 7.8% जो मार्च में थी, तो अप्रैल की अगर बात करूं तो ये हो चुकी है 8.11%। ये बढ़ती जा रही है, जो कि काफी खराब साइन है। और अगर मैं बात करूं ये कॉन्टिन्यूसली जो बढ़ रही है, जनवरी में ये थी, आपको डेटा इस तरीके से याद नहीं रखना, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना चाहिए। 7.14% थी फरवरी में, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 7.45% थी। मार्च में ये बढ़ के हो गई थी 7.8, अप्रैल में ये आके हो चुकी है 8.11। तो अप्रोक्सीमेट 1% पूरी बढ़ चुकी है इसी साल की स्टार्टिंग से लेके अभी तक, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का, ठीक है। लेबर फोर्स बड़ी है यहाँ पे, लेकिन जो ओवरऑल एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, 3.4 मिलियन इंडिविजुअल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम एज पर डेटा की बात करें तो, जो बड़े हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जहां एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वहीं कुछ इंडियंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबली या वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टेज पे। अजय पाल सिंह बांगा जी जो है ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। ये 14th वर्ल्ड बैंक के जो है 14th प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के। अजय कुमार बांगा जी जो है ये वाइस चेयरमैन थे जनरल अटलांटिक के, तो इन्हें जो है वर्ल्ड बैंक का बनाया गया है। यहाँ पे इनका नाम याद रखना। ये किसकी जगह बनेंगे? तो इनसे पहले जो है वो क्या नाम था उनका नाम था डेविड मेलपास, ठीक है। डेविड मेलपास जो है ये थे, और ये पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन है जो कि प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के। तो यहाँ पे इनका नाम इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 4 मई के दिन। तो 4 मई में आप लोग याद रखना ये मनाया जाता है। थीम इसकी नहीं थी, बट ये इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना। 2023 मई में 3 इम्प्रिजन वुमेन जर्नलिस्ट जो थी, किस कंट्री की, जिनका नाम है नागरिस मोहम्मदी, अलहाय मोहम्मदी और नीलोफर हमदी, इनको जो है यूनेस्को की तरफ से गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो मिला है। देखो ये जो तीनों वुमेन थी, ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये है ईरान की वुमेन, ईरानियन वुमेन थी। 3 जर्नलिस्ट थी जिनको जो ऑलरेडी इम्प्रिजन में है, यानी कि जो अभी जेल में है। तो यहाँ पे इनको याद रखना, इनको ये मिला है अवार्ड। ये काफी बड़ा अवार्ड है
जिस दिन देखो प्रेस फ्रीडम डे की अगर मैं बात करूं, इस दौरान बहुत सारे अवार्ड्स बहुत बहुत जगहों पे मिलते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ें जो है याद रखना। ये कौन से प्रिजन में है, तो ये एविन प्रिजन में है, ठीक है। उस प्रिजन का नाम भी रख लो, याद कर लो, क्या पता कहीं भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ये तेहरान में है, ठीक है, और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीनों का नाम याद रखना। तीनों में से आपको हो सकता है 4 ऑप्शन दिए जाए और पूछे कि किसको नहीं मिला। अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 ऑब्जर्व किया गया है अक्रॉस द ग्लोब किस डेट को, तो ये किया जाता है 5 मई के दिन, ठीक है। 5 मई के दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन कोशिश की जाती है अवेयरनेस फैलाई जाए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ अफ्रीका। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपसे दोनों चीजें जो हैं एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो लिस्ट है वो रिलीज की गई है, और कौन से ऐसे एथलीट हैं जो सबसे ज्यादा पेड हैं। अगर बात की जाए 2023 की, तो इनका नाम है रोनाल्डो। रोनाल्डो जो है ये टॉप पे है लिस्ट में। क्या इस लिस्ट में कोई इंडियन है? आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। देखो, पहले पे रोनाल्डो है, दूसरे पे अगर बात करूं तो दूसरे पे है आपके मेसी, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे है मबापे। तो यहाँ पे ये चीजें तीनों के तीनों याद रखनी है। तीनों कौन से स्पोर्ट्स है, तीनों फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तीनों का नाम याद रख लेना, ठीक है। टॉप 3 की बात करूं तो 3 के 3 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि आपको बताना है कि क्या इस टॉप 10 की लिस्ट में कोई इंडियन एथलीट है या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिसने रिसेंटली रिसीव करा है 2023 लिप्जिग बुक अवार्ड फॉर द यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग। तो ये बता दूं, ये रशियन पोइट है, इनका नाम है मारिया स्टेपानोवा। इनको सम्मानित किया गया है लिप्जिग बुक अवार्ड के साथ। ये यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया जाता है। इनकी जो पोइट्री है, पोइट्री का नाम अब मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं तो वैसे तो रशियन में है, मेडकैन ओहने क्लाइडर, ठीक है। तो इसका नाम भी, अगर नाम मुश्किल ही है बट आपको ये याद रख लेना, मारिया स्टेपानोवा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके साल भर पेपर चलेगा और आपको ये साल भर याद रखना ही रखना है, ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अब बात की जाती है दोहा डायमंड लीग की। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हुई कहां पे, नाम से याद कर सकते हो, कतर की कैपिटल है दोहा, तो वहां पे ये कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। जीता किसने है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भी जीता था ओलंपिक्स में, और उसके बाद दोहा डायमंड लीग। ये जेवलिन थ्रो की सबसे बड़ी अगर बात करूं, जो सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट आप मान लीजिए, उसमें यहाँ पे इन्होंने जीता है। और इसमें ही तीसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि कितने मीटर की थ्रो थी। तो 88.67 मीटर की थ्रो जो थी नीरज चोपड़ा ने फेंकी थी, और यहाँ पे इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अभी एक और जो 14 सीजन होगा वो भी आप लोगों का अभी शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, ये जीता किसके द्वारा गया है, ये जीता गया है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा। कौन सी पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन्होंने 17th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता है और चाइना के पहले मेल। ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग अपलोड करते जाते हैं, तो प्लीज एक बार हो सके तो उसको गो थ्रू कर लेना। बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग इस तरीके की अपलोड करते हैं क्विज की फॉर्म में, और इन्फॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे होता है। चाइना के पहले मेल चेस जो है चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन, जिन्होंने रशिया के यान को हराया है फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 में। और इन्होंने जो मैग्नस कार्लसन थे उनका भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है यहाँ पे। और ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है डिंग लायरन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी, जब कोई भी एक बड़ी चीज जो है कोई तोड़ता है तो यहाँ पे या पहली बार जीतता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं थे चाइना के, तो इनका नाम यहाँ पे याद रखना। पेपर में यही पूछा जाएगा कि डिंग लायरन जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे याद रख लेना ये चेस प्लेयर है।
नेक्स्ट पे आते हैं, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ये बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आपको पता है एक फेमस क्रिकेटर हैं इंडिया के, तो इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंटरनेशनल लेपर्ड डे ऑब्जर्व करा गया है अक्रॉस ग्लोब, किस डेट पे मनाया जाता है? तो ये किया गया है 3 मई के दिन। 3 मई को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जितनी भी अवेयरनेस है लेपर्ड्स को लेके, लेपर्ड का अगर यहाँ पे पूछा जाए साइंटिफिक नाम क्या है तो इनका नाम भी याद रख लेना। इनका नाम है, कई बार साइंस के क्वेश्चंस में भी आपके पूछा चले जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, तो ये भी याद रखना। पैंथेरा पार्डस इनको कहा जाता है। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाया जाता है 3 मई के दिन। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड दिए हैं चिल्ड्रन को? तो देखो ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड दिए हैं ये दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे जो है दिया है। और देखो उत्तर प्रदेश में ही पहली क्या चलेगी, पहली पॉड टैक्सी भी जो है उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। ये पॉड टैक्सी क्या होती है? ये सेपरेट इनका ट्रैक होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी और जो टाइम है वो कम यूज होगा। और ये मतलब इन चीजों को याद रखना। डिटेल वीडियो भी मैंने पॉड टैक्सी पे बनाई थी, उसको भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे ये है। और आज के लास्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने जहां पे रिसेंटली इनॉग्रेट करा है इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला हेरिटेज सेंटर किया गया है चंडीगढ़ में शुरू। तो यहाँ पे याद रखना, चंडीगढ़ जो है ये यूटी है, 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की। तो यहाँ पे ये याद रख लेना। ये थे हमारे फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल या परसों ही मैं जल्दी ही आपके लिए मई 2nd वीक के भी ले आऊंगा, और जो हमारी मई 1st वीक है उसका आपका एक रैपिड फायर टेस्ट जो होता है वो भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करवा देंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। सी यू सून।